चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या तो मुझे थोड़ा आंसर चाहिए वैसे भी। चलो सबसे पहले क्या देखा था हमने, डेफिनेशन। क्या होती है ऑडिट की डेफिनेशन? किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हाँ करेक्ट, हाँ और करेक्ट, ठीक है समझ में आया। दूसरा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स में हमने क्या सीखा कि वो यूनिफॉर्मिटी के लिए होते हैं, हाई क्वालिटी के लिए होते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज हमें एक्वायर करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ड्यूटीज देखी थी ऑडिटर की। ऑडिटर की क्या ड्यूटी थी? सबसे पहले तो फॉलो करना जरूरी है, हाँ हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट, और हाँ किस चीज को डॉक्यूमेंट करना है? हाँ हाँ हाँ, और किसको डॉक्यूमेंट करना है? और जो डिपार्चर, इट्स नॉर्मल जो प्रोविजन थी स्टैंडर्ड में वो हमने फॉलो क्यों नहीं की, रीजन। उसके बाद और क्या करना है? और हाईलाइट करना है बेसिकली। क्या लिखा है? हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर, और सिर्फ डिस्क्लोजर कर देना, तुम्हें फ्री नहीं कर देना, ठीक है। उसके बाद इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। एसक्यूसी में क्या था, किसके बारे में? ये किसको लगता है पहली बार? तो कंपनी को या सीएफओ को? करेक्ट, उनका जो ऑडिट ऑडिट क्वालिटी जो है इम्प्रूव करने के लिए। करेक्ट, उसमें क्या जो भी आर्टिकल असिस्टेंट से उसको सही से नॉलेज होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनलिज्म तुम्हें फॉलो करना है। फिर स्टैंडर्ड्स में क्या बताया, किसका ऑडिट होता है? कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हाँ करेक्ट, हिस्टोरिकल का मतलब जो पीछे हो चुकी है, करंट फाइनेंशियल, ठीक है। फिर एसआरई में क्या होता है? ओवरव्यू होता है, रिव्यू होता है, जो रीजनेबल एश्योरेंस। हाँ करेक्ट, रीजनेबल का मतलब? हाँ करेक्ट, इसमें कौन सा एश्योरेंस मिलता है? लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू में, ठीक है। फिर उसके बाद एश्योरेंस, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या था? ऑडिट होता है ये? नहीं, रिव्यू होता है। ऑडिट और रिव्यू दोनों नहीं होता है। हाँ ये अदर सर्विसेज जो उसका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू और ऑडिट छोड़ के जो चीजें होती है, जैसे फ्यूचर की बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, दैट इज उसके लिए क्या लगता है? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अदर सर्विसेज वाला स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, जिसमें पर्टिकुलर एरिया का ऑडिट होता है, ठीक है। क्या लिखा है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में रिक्वायर्ड ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, सिंगल आइटम, पूरी बैलेंस शीट में, ठीक है। चलो फिर एडवांटेजेस में क्या था? सबसे पहला हाँ हाँ ठीक है करेक्ट, हाँ एकदम ट्रिकी वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, मैकेनिज्म, प्रोसीजर, एग्जामिनेशन एक ही होता है, ठीक है। तो क्यों क्यों लगता है उनको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? हाँ हाँ, और मैनेजमेंट क्या करता है? करेक्ट करेक्ट, इसीलिए कोई थर्ड पार्टी चाहिए उनको चेक करने के लिए, ठीक है। और क्या है एडवांटेजेस में? दूसरा क्या है? हाँ भरोसा दिलाएगी कि जो भी बैलेंस शीट है वो सही बनी हुई है। उसके बाद और करेक्ट, और हाँ उनके ऊपर कोई ऊपर बैठा रहता है कि भाई वो कोई फ्रॉड ना टू चेक द एम्प्लॉइज टू अवॉइड द फ्रॉड्स, ठीक है। उसके बाद और
हाँ हाँ, उसमें क्या था? करेक्ट, वैलिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं। और आखिरी क्या था? हाँ, वो उसकी प्रोसीजर को हम ठीक करते हैं कि उसकी कोई प्रोसीजर में गड़बड़ है या उसकी कोई जो भी उसने सिस्टम बैठाई हुई है, किस तरह से मेरी कंपनी चलेगी, उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, गड़बड़ होने के चांसेस तो नहीं, वो हम ठीक करते हैं। ठीक है, सिंपल। चलो अब आते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस पे। ऊपर एडवांटेजेस पढ़े, इनहेरेंट मतलब कि वो तुम निकाल नहीं सकते, वो ऑडिट में रहती ही चाहिए, वो गड़बड़ ऑडिट में होती ही चाहिए। ठीक है, the auditor is not expected and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance। क्या लिखा है ऊपर? हमने क्या पढ़ा था ऐसे में? वो रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, 80-90% अश्योरेंस देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? 100%। बट 100% अश्योरेंस, 100% गारंटी हम नहीं दे सकते। ठीक है, और ऑडिट रिस्क टू जीरो का मतलब क्या? ऑडिट रिस्क हम बाद में पढ़ेंगे कि ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है। अब ऑडिट रिस्क का मतलब क्या हो सकता है? सिंपल, अब मैंने बताया था, थोड़ा याद करो। हाँ, या फिर कोई जैसे डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था हमने कि हमने जो वे में कैलकुलेट करना था वो नहीं हुआ, वो एक ऑडिट रिस्क है। जो एश्योरेंस दिया वो गलत हो सकता है। करेक्ट, लास्ट वर्ड ज्यादा करेक्ट कि जो हमने ओपिनियन फॉर्म किया है वो गलत हो सकता है। ठीक है, चलो अब किन किन वजहों से वो गलत हो सकता है हम नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट। The preparation of financial statement involves judgment by management in applying the requirements of the entity's applicable financial reporting framework to the facts and circumstances of the entity। अब applicable financial reporting framework का मतलब क्या होता है? framework का मतलब क्या होता है? framework मतलब बाउंड्रीज, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज के अंदर, अब ये बाउंड्रीज मतलब क्या? जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बोला हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक तरीके से अकाउंटिंग करने बोली है, वही तो रूल्स हम फॉलो करके बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी के रूल्स फॉलो करके, फिर डेप्रिसिएशन हो, इन्वेंट्री हो, फिर बोरोइंग कॉस्ट हो, कुछ भी। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते बनाते बहुत सारे उनको जजमेंट्स देने पड़ते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? डेप्रिसिएशन। एक्चुअली कोई तुझे डिटोरिएट हुई दिखती है क्या? कोई तुमने खर्चा किया, पैसे दिए, उसकी वैल्यू समझ में आती है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकालते हो? तुम कैसे निकालते हो? तो सेल्स के प्रोपोर्शन में निकालते हो। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इयर्स, इतनी साल चलने वाली है, उसके मैन्युफैक्चरर ने बोला इतने साल चलने वाली है, तो तुम डिवाइड कर देते हो। एट रैंडम नहीं है ना, इट इज नॉट ये कि भाई 10 रुपए की चीज खरीदी तो 10 रुपए की है क्या? नहीं, तो वहां पे एक जजमेंट लगता है। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर वो जजमेंट सही है, गलत है, ये आपको नहीं पता है ना, बट उसके बेसिस पे ओपिनियन तो देने वाला है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे वो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन अगर बहुत बड़ी मशीनरी है या कभी कभी वो पूरी एक्सुलेट हो जाती है, तो अपने को पूरा खर्चा या पूरा लॉस अपने को पीएनएल में डालना पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बहुत अफेक्ट होती है उसका, करेक्ट। बट वो क्या है? एक्सुलेट नहीं है, जजमेंट है। वो सोचा समझा नहीं है या करेक्ट नहीं है, वो अंदाजा लगाया हुआ है। द बेस्ट वर्ड इज अंदाजा लगाया हुआ है। तो इस अंदाजे के बेसिस पे हम ऑडिट ओपिनियन दे रहे हैं, करेक्ट। तो अंदाजे के ओपिनियन, अगर अंदाजा गलत हो गया तो हमारा ओपिनियन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? इन एडिशन, सॉरी, in addition, many financial statement items involve subjective decisions or assessment or a degree of uncertainty। degree of uncertainty मतलब हमारा लॉ एक बोलता है अकाउंट्स का कि जब तुमको इनकम होने वाला है, तो जब एक्चुअली और रियलाइज होगा तभी अकाउंट करो, बट लॉस होने वाला है तो पहले ही रियलाइज करो, उसको पहले ही अकाउंट फॉर करो, उसकी प्रोविजन बना लो। ठीक है, बट वो प्रोविजन हैफेजर्ड ही होती है, कोई एकदम एग्जैक्ट तो नहीं रहती है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि जजमेंट भी होता है और कुछ सब्जेक्टिव डिसीजन भी होता है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है क्या कितना लॉस होने वाला है। अगर हम कोई केस फाइल की है तो इसमें हमको कितना लॉस होने वाला है उसकी प्रोविजन हम पहले से ही बना के रखें। जब तुम अकाउंट्स पढ़ोगे तो तुमको प्रोविजन वाला पार्ट तुमने पढ़ा होगा शायद। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है कि भाई
इनकम तो तुम बाद में ही देखो जब एक्चुअली रियलाइज होगी, लॉस होगा तो पहले ही देखो, ठीक है। तो अगर हम सपोज हमारे ऊपर कोई केस फाइल है उसमें लॉस होने वाला है, और अगर जीतने के चांसेस ज्यादा है तो हम जनरली नहीं बनाते, बट हारने के चांसेस ज्यादा है तो हम प्रोविजन पहले उस साल बना के रख देते हैं, ठीक है। तो इसने वही बोला, इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट का मतलब क्या है, ये अंदाजे की वजह से हमारा ऑडिट ओपिनियन गलत हो सकता है, अंदाजा गलत तो ऑडिट ओपिनियन भी गलत, इंटरप्रिटेशन है ना, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। क्लियर। इसके बाद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली or unintentionally the complete information that is relevant to the preparation and presentation of financial statement or that has been requested by the auditor. अब तुम कभी, अभी तुम्हें वो चीज का एक्सपीरियंस नहीं, बट तुम जब ऑडिट करने जाओगे तब जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय तुम्हें कोऑपरेट करे, कोई अड़ियल भी होते हैं, है ना, उनको ऐसा है कि भाई क्या जरूरत है तुमको देने की, या मुझे नहीं पता ये सिस्टम कैसे काम करता है, तुमने बोला डेटर्स की लिस्ट निकाल के दो मुझे सिस्टम से, तुम्हारे सॉफ्टवेयर होता है सारी आजकल कंपनी में, तुम मुझे डेटर की तो फाइल निकाल के दो, या डेटर कितने तुम्हारे पुराने उसका एजिंग निकाल के दो, बोले मेरे को नहीं आता, या उसको जानबूझ के तुमको नहीं देना है, छुपा दिया उसको, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है, एक तो इंटेंशनली उसने छुपा दिया, या फिर उसको आता ही नहीं कि वो डेटर की लिस्ट कैसे निकलती है, अभी अभी नया ज्वाइन हुआ है, उसको सॉफ्टवेयर निकालना नहीं आता, मैनेजमेंट को भी नहीं आता, ठीक है। तो उस केस में क्या है, तुम क्या उसके एक डेटर की लिस्ट के पीछे पड़े रहोगे क्या, कि भाई उसको पहले निकाले बिना आगे ही नहीं बढ़ना है, तो तुमको वहां छोड़ना ही पड़ता है। या मैनेजमेंट में कोई किसी चीज का कैलकुलेशन देने, जैसे मैंने बोला डेप्रिसिएशन का, नहीं देने को तैयार है, वो इंटेंशनली तुमसे छुपा रही है, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसके डिटेल्स तुम्हें नहीं दे रहे, तो तुम उनका गलत हुई ना पकड़ सकते हो, यू हैव टू लीव दैट मैटर, तुम्हें एक तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर करनी है, या फिर अगर उससे कुछ नहीं पता चल रहा है तो तुमको उसका डिस्क्लेमर देना है, जो ऊपर अपन ने पढ़ा, डिस्क्लोजर तुमको देना है कि क्यों डिपार्चर हुआ, तुमने क्यों रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक नहीं किया, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, सेकेंड थिंग, अगर सामने वाले ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तो तुम उसके ऊपर ओपिनियन कैसे फॉर्म करोगे, या कोई भी करोगे तो हो सकता है गलत हो सही हो, तुम उसकी गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सामने वाले से, मैनेजमेंट से या एम्प्लॉय से उस कंपनी के, वो तो उन्हें दी, उनका गलत तो नहीं पकड़ सकते, नहीं दी तो नहीं दी, अभी जैसा उनको ऑडिट करना जरूरी हो, या फिर तुम छोटा डिस्क्लोजर दे सकते हो मैक्सिमम, और कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारी लिमिटेशन में आ गई। ये सब लिमिटेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम 100% गारंटी क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि पहला तो जजमेंट इन्वॉल्व होता है, हर एक फिगर एक्यूरेटली नहीं निकाली, ठीक है। दूसरा क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए जो भी अमाउंट्स दिए, डेप्रिसिएशन है, असेट है, लाइबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए जो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैनेजमेंट से, या जो भी डेटा चाहिए था, डेटा उन्होंने हमें प्रोवाइड ही नहीं किया, तो हम कैसे चेक करेंगे, उसकी गारंटी हम कैसे, ठीक है। तीसरा, ineffective audit procedure. The auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedure. However, there are practical and legal limitations on ability of auditor to obtain audit evidence. Fraud may involve sophisticated and carefully organized schemes designed to conceal it. Therefore, audit procedures used to gather audit evidence may be ineffective for detecting an intentional misstatement. मतलब क्या बोला है उसने, जैसे मैंने तुम्हें प्रोसीजर बताई थी कि अगर गाड़ी अंदर आ रही है तो वहाँ पे सारा रजिस्टर मेंटेन होता है, फिर अंदर आता है तो जो भी सुपरवाइजर होता है उसकी साइन लेनी जरूरी है, हमने वो प्रोसीजर मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। अब वही ये चीज बोल रहे कि अगर तुमने जो भी कंपनी ने वो प्रोसीजर तो बैठा ली कि कैसे माल अंदर आएगा, किस तरीके से माल अंदर आएगा, कहाँ उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, किस किस को चेक लगाना है उसके ऊपर, किस किस को माल काउंट करना है, ठीक है। बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर मैनेजमेंट तो ऊपर बैठी है, मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर मुंबई में, उसका काम चल रहा है नागपुर में, हर एक चीज आके तो नहीं देख सकती, प्रोसीजर तो तुमने बैठा लिया, गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स तो बैठा लेती है, हर कोई फॉलो करता है क्या, सिग्नल रूल्स तो है, हर कोई फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है यू डोंट, ठीक है। तो उसका बोलना क्या है कि अगर तुम ये प्रोसीजर बैठा रहे हो बट वो एक्चुअल में इफेक्टिव ही नहीं हो, काम ही नहीं कर रही है, तो वो तुम्हें ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई ये एक्चुअली चीज हो रही है, साइन है उसके ऊपर सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर की साइन एक्चुअली हो ही नहीं है, डॉक्यूमेंट बच जा रहा है, माल कोई भी अनलोड कर रहा है, सामने सुपरवाइजर है नहीं है कोई देखने के लिए नहीं, ठीक है। तुमने ये प्रोसीजर तो बैठा ही मैनेजमेंट में, ये सुपरवाइजर होना चाहिए,
बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो तुम गारंटी कैसे लोगे कि ये जो माल आया अंदर सही से आया है कि नहीं आया, उसकी अकाउंटिंग, उसका एंट्री सही से हुई है कि नहीं हुई है, अश्योरेंस कुछ भी नहीं। तो लिमिटेशन आ गई। ठीक है, अगर यही चीज सही से होती, इफेक्टिव होती तुम्हारी सारी प्रोसीजर, साइन होती, तुम्हारा जो भी माल आ रहा है वो इनवॉइस वाइज बराबर चेक होता। ठीक है, सपोज उसका सीसीटीवी फुटेज भी होता कि भाई जितना माल है उतना ही माल आया है, ये गाड़ी से आया है, ये रजिस्टर में उसकी एंट्री है, स्टार्टिंग में उसकी एंट्री है, फिर जब सुपरवाइजर उसको अनलोड कर रहा है माल तब उसकी एंट्री है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स है कि जो जितना माल सही में अंदर आया वो इतना ही अनलोड हुआ कि नहीं। अगर ये इफेक्टिव होती तुम क्या बोलते कि नहीं ये सारी प्रोसीजर सही है, करेक्ट। बट अब ये इनइफेक्टिव है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारी लिमिटेशन में आ जाता है। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड पावर्स ऑफ ऑडिटर। An audit is not an official investigation into elect wrongdoing. Accordingly, the auditor is not given specific legal powers, such as power of search, which may be necessary for such an investigation. Investigation is a critical examination of accounts with a special purpose. ठीक है, अब इसका बोलना क्या है, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा, मैंने तुझे बोला तुमने डॉक्यूमेंट नहीं दिए अपने को इंटेंशनली, तो अपन उसको गला पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, हमें उतनी पावर नहीं, वो हमें कंप्लेंट, हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट ठोक सकता है। ठीक है, बट यही अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ गया या इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया तो वो उसका घर भी फोड़ सकते, कोई उसको कुछ नहीं बोलेगा। ही हैज दैट लीगल पावर। ठीक है, बट ऑडिटर के पास वो लीगल पावर नहीं है। इट इज नॉट कि उसको कुछ नहीं मिला तो वो उसके लिए झगड़ा कर सकता है, उसको सिंपली जो भी है राइटिंग में देके छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, उसने वही बोला है कि इट इज ऑडिट नॉट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसने वही पॉइंट बोला है कि हम घुस के हर चीज का नहीं कर सकते और हम हर चीज को इस तरह से नहीं देख सकते कि ये गलती होगा, मैनेजमेंट ने कुछ किया तो गलती किया होगा। हमको बायस लेके अनबायस लेके चलना पड़ता है कि जो सही है गलत है। बट इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि उससे भी गलत है, अपने को ढूंढना है इसको। ठीक है, बट ऑडिट में ऐसा नहीं, जो है सामने जैसा है उनको उसको वैसा ही लिखना पड़ता है। अनबायस, जो बोले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, उसी को ही बोलते हैं अनबायस लेके तुम्हें काम करना। ठीक है, तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फर्क समझ में आ गया कि ऑडिट में तुम गला नहीं पकड़ सकते, इन्वेस्टिगेशन में पकड़ सकते, लीगल पावर्स होती है, गला भी पकड़ सकते हो, डॉक्यूमेंट चाहिए तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट। The relevance of information decreases over time and auditor cannot verify each and every matter. Therefore, a balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it. मतलब मैंने क्या बोला कि अगर तुमको डेटर की लिस्ट नहीं मिल रही है तो तुम उसके पीछे 4 दिन लगाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी नहीं है अपने को एक ही कंपनी का ऑडिट नहीं करना है, 10 कंपनियों का ऑडिट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे सपोज तुम बैंक का ऑडिट कर रहे हो, 10 जगह ब्रांचेस होती है। ठीक है, बट अगर कोई ऐसी ब्रांच है, सपोज शिमला या इतनी दूर है वो ब्रांच है, आउट ऑफ इंडिया एक ही ब्रांच है, छोटी सी ब्रांच है, उसका सारा डेटा ऑनलाइन यहाँ आ जाता है। ठीक है, छोटी सी ब्रांच है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बट वहाँ जाने का कॉस्ट, फ्लाइट का, रहने का इतना खर्चा हो रहा है और टाइम ज्यादा लग रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन का कोई रिलेवेंस नहीं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं। तो ऑडिट करते वक्त हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कि टाइम कितना है और जो भी डेटा हम ले रहे हैं, जो डेटा हम चेक कर रहे हैं, उसको लेके आने की कॉस्ट कितनी लगे। क्योंकि हम ऑडिटर या दो असिस्टेंट वहां जाएंगे, सपोज लंदन में जाएंगे, वहां पे जाने का कॉस्ट, फ्लाइट का कॉस्ट, और उस जो भी इंफॉर्मेशन वहां से मिलने वाली है, जो भी डेटा मिलने वाला है, इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, और वो सारा डेटा यहाँ ऑनलाइन तुम्हें मिल सकता है, सो इट इज पॉसिबल कि तुम उसको यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक है, बट प्रैक्टिकली क्या है, तुमने वापस जाके तो देखा नहीं ना वहां पे, जो भी डेटा उन्होंने भेजा उसके ऊपर भरोसा किया है ना, एक्चुअल जाके तो नहीं देखा। तो वो तुम्हारा लिमिटेशन हो गया कि तुम्हें कॉस्ट और टाइम लग रहा है कि तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़े या उसका अल्टरनेटिव जो है उसको करके खत्म करना। बट ये भी एक चीज है कि दिस इज नॉट द रीजन फॉर एवरी टाइम। क्या टाइम नहीं है तो हमने चेक नहीं किया, छोड़ दिया, या बहुत पैसा लग रहा था तो हमने छोड़ दिया, दिस इज नॉट अ रीजन, बट तुम्हें एक रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट इज अदर मैटर्स। ये एक जनरल है, क्या क्या बोला है कि तुमने सही ओपिनियन दे भी दिया या ग्रीन शीट दे दी, या फिर बोला कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी सब सही, सिर्फ असेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बाकी सारे हेड्स सही है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी फ्यूचर की गारंटी दे सकते हो। पता चला आज कुछ हुआ, आज तुम 31 को तुमने फाइनल किया, ठीक है, ऑडिट तुम्हारा हुआ, साइन हो गई, 1 महीने बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, फैक्ट्री में कंपनी बंद कर दो,
तुम फ्यूचर की रिलायबिलिटी दे रहे हो क्या? तुम अभी का ही बता रहे हो, 31st तक ये जिंदा है, उसके बाद तो पता है। तो उसने क्या बोला है, फ्यूचर इवेंट और कंडीशंस में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, the business may cease to exist in future due to change in market conditions or emerging a new business model. It is quite possible that entity may have entered into some transactions with related parties. Such transactions may be only paper transactions and may not have actually occurred. तुमने 100 लोगों के साथ ट्रांजैक्शन किए, 100 वेंडर से परचेज किया, तुम एक एक को नहीं देख सकते। तो जब भी तुम ऑडिट करने जाते हो तो मैनेजमेंट तुमको रिलेटेड पार्टी की लिस्ट देती है। इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम खुद से रिलेट, वहां पे लिखा नहीं होता ना कि ये रमेश है, ये मेरी रिलेटेड पार्टी है, ये सुरेश है, ये मेरा भाई है, ऐसा तो लिखा नहीं रहता। वेंडर का अकाउंट है, लेजर जो अकाउंट से बना है वो अकाउंट से बना है। खुद से फाइंड आउट करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, तुम एनालिसिस करोगे कि कितना ट्रांजैक्शन है, क्या है, तो तुम हो सकता है कर भी लो, बट लिस्ट मिलना ज्यादा जरूर। पर अगर मैनेजमेंट ने ठान लिया कि ये तो हाइड ही करना है, तो वो तो एंट्री भी घुमाने में टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उस केस में वो तुम इतना इन डेप्थ नहीं जा सकते, तो तुम्हारी लिमिटेशन आ गई। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या फिर एक्चुअल ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क है, बिल इधर उधर की है, बिल इधर उधर फेक बिल्स बनते हैं ना, तो सेल्स बढ़ा दी बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट 10 लाख का दिख तो रहा है बट वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, ना माल आया, ना गया, ना बिका, कुछ भी नहीं, सिर्फ बिल इधर उधर। तुम इतना इंडेप्थ जाके उसको नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ तुम गला नहीं पकड़ सकते हो। ठीक है, और हर चीज का एक्सपर्ट होने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम्हें कंप्यूटर का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं देख सकते कि कैसे उन्हें एंट्री कर सकते। ठीक है, सिंपल। क्या बोला है फिर लिमिटेशंस में? सबसे पहला इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट, मतलब नहीं, इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट जो भी अमाउंट लिखता है, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था मैंने, हाँ, वो मैनेजमेंट का इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, ऑडिटर का नहीं। ठीक है, ऑडिटर का वो ऊपर का तू पढ़ रहा है, जो स्टार्टिंग हमने पढ़ा कि उसकी वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? ऑडिट रिस्क का मतलब बता है। ऑडिट रिस्क का मतलब वो होता है कि उसने जो ओपिनियन दिया वो गलत हो सकता है, वो नहीं पढ़ रहा है। लिमिटेशंस में क्या है? क्यों उसका गलत हो सकता है? क्योंकि सबसे पहला क्या है, लिख ले, हाँ लिख ले। वो ऑडिट रिस्क है। आगे उसकी डेफिनेशन पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर, बहुत बड़ा ऑडिट रिस्क का चैप्टर है, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन जजमेंट को किसका है, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दे रही है, हाँ वो गलत हो सकता है। देख, दो चीजें, इंफॉर्मेशन नहीं, देख सुन, ऊपर का जो पॉइंट है ऑडिट रिस्क, उसका मतलब क्या हुआ? जो ओपिनियन दिया वो गलत हो, करेक्ट, ये क्लियर हो गया। इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट में क्या बोला है कि मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन देंगे वो गलत है, दैट्स इट, उतना ही पॉइंट है। हाँ, तो ये जो सारे पॉइंट्स है उसकी वजह से ओपिनियन गलत हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? लिमिटेशन है। हाँ मतलब, हाँ, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ठीक है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों। ठीक है, तीसरा करेक्ट करेक्ट। उसके बाद करेक्ट, सो इट्स नॉट अ इन्वेस्टिगेशन, इट्स ऑडिट। ठीक है, उसके बाद हाँ हाँ, उसकी कॉस्ट और उसकी रिलायबिलिटी दोनों मैच करना जरूरी है। ये वाला सेंटेंस उसमें ज्यादा जरूरी है, सेकेंड में। ठीक है, और लास्ट में क्या है? हाँ, तुम बैलेंस शीट का जो भी ओपिनियन दे रहे, इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर, इट इज अबाउट हिस्टोरिकल।
ठीक है, चल नेक्स्ट। इसको अपने वर्ड्स में जैसे नॉर्मली एक दो वर्ड से थोड़े टेक्निकल यूज करके लिखा हो जाता हाँ कैसे है, जब भी कुछ कुछ जैसे मैंने जो हाईलाइट करके दिए वो थोड़ा तो एक है, जैसे भी तूने बोला जो टाइम और कॉस्ट में बोला, तो उसमें रिलायबिलिटी और कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, ये दो तीन चीजें उसमें, दो वर्ड्स उसमें इंपॉर्टेंट है कि जो रिलायबिलिटी है और वो जो कॉस्ट है उन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। फिर उसके आगे आगे पीछे तुझे जो जितना याद आता है तो लिख। इससे मैंने बोला तू बहुत कॉपी कर, अभी ऐसे ऊपर तूने एडवांटेजेस में बोला कि मैकेनिज्म टू वर्ड याद करने की कोशिश कर, एग्जामिनेशन बोला समझ में आ रहा है ना उसका मतलब, तो हर डिफिकल्ट वर्ड याद करने की जरूरत नहीं, उसका मतलब पहुंच जाना चाहिए सामने, ठीक है। चल अब क्या बोल रहे हैं ये, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, अदर डिसिप्लिन मतलब अदर एरियाज ऑफ द कंपनी, ठीक है। अभी हम लोग ये जो कॉस्ट पढ़ते, लॉ पढ़ते, फिर अकाउंट्स पढ़ते, उसके बाद टैक्स पढ़ते, इतनी सारी एरियाज हमको क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, कल मैंने बताया था क्योंकि वो ऑडिट में हमको काम आता है। कंपनी सिर्फ ऑडिट का क्या मतलब है, क्या चेक करना है, अकाउंट चेक करना है, एंट्रीज चेक करनी है, तो अकाउंट्स आना चाहिए, ठीक है। फिर उसको क्या टैक्स के क्या उसके इम्प्लीकेशन, उसने क्या टैक्स के हिसाब से उसने नहीं किया तो उसको टैक्स की पेनल्टी आ जाएगी, अल्टीमेटली पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो टैक्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद लॉ, जो भी अगर एम्प्लॉय लॉ लगते हैं या लेबर लॉ लगते हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट है, ये क्यों पता होना चाहिए, कंपनी है उसको नॉन कंप्लायंस रहेगा, पेनल्टी लगेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे असर होगा, ठीक है, तो इसलिए तुम्हें लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, कॉस्ट, अभी तू कॉस्ट पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हें क्या कॉस्ट शीट क्या होती है, मटेरियल क्या होता है, कैसे जॉइंट कॉस्ट निकलती है, कैसे बाय प्रोडक्ट निकलता है, फिर उसके बाद मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, ओवरहेड कैसे निकाला जाता है, ये सब का असर का होता है सेल्स में, परचेज में, बैलेंस शीट में होता है, तो उसका तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, तुम्हें वर्ड एक्सेल इन सब का पता होना चाहिए ताकि तुम प्रॉपर से रिपोर्ट बना सको, या जो भी सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए कि क्या सॉफ्टवेयर चलते हैं, वही सब बताया ये पॉइंट कि तुम्हें किस किस से तुम्हारा क्या क्या रिलेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या बताया है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, लिखना है तो जो भी लिखना है लिख लिया, हाँ, जो भी हम चेक चेक क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्री पे ही चेक करते हैं, सारा अकाउंट्स का नॉलेज तो होना, थॉरो नॉलेज होना जरूरी है। देखो क्या लिखा, the auditor should have a thorough and sound knowledge of generally accepted principles of accounting before he can review फाइनल, मतलब सारे जो एएस है, इंडेस है, तुम्हारे जो भी है वो सबका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तभी तुम बैलेंस शीट क्या सही है, इवन प्रेजेंटेशन भी तुमको देखना पड़ता है कि इंडेस के हिसाब से जो असेट का इन्वेंट्री, फिर और जो भी उसका क्लासिफिकेशन होता है ना आजकल, फिक्स असेट, फिर क्या बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल, जो भी उसका क्लासिफिकेशन, एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन याद नहीं मुझे, वो प्रेजेंटेशन में भी बराबर है कि नहीं बैलेंस शीट, वहां तक के तुमको देखना, तो पता तो होना चाहिए ना, तो इसलिए अकाउंटिंग तो बेस ही है, पहले से वो पता ही चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, लॉ, जो मैंने अभी बोला, लेबर लॉ, इनकम टैक्स लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सही से हुआ है कि नहीं, सारी उसकी कंडीशंस फुलफिल हुई, मतलब बहुत चीजें इंडेप्थ देखनी पड़ती है, इसलिए अपने को इतने सारे अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट, ये ओवरऑल कंपनी में बहुत कुछ चलता रहता है, उनको उसका ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों, ताकि आप बिजनेस भी समझ सके कि क्या प्राइस होती है, ऊपर नीचे प्राइस होती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है, इससे इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, सब इसीलिए ज्यादा, इतनी सारी चीजें इसीलिए ही पढ़नी पड़ती है ताकि हमें ऑडिट हुई, ठीक है। उसके बाद ऑडिट, अभी अभी बोला मैंने, क्या बोला, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, क्या लिखा है, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट, एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट का मतलब क्या है कि वो किस बिजनेस सेक्टर में काम कर रहा है, कपड़े के इसमें काम कर रहा है, किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बाकी की कंपनीज इंडस्ट्री में कैसे काम करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द नॉलेज ऑफ माक्रो इकोनॉमिक्स शुड इन्वॉल्व नेचर ऑफ इकोनॉमिक फोर्स दैट अफेक्ट फॉर्म रिलेशन
शिप ऑफ प्राइस, प्रोडक्टिविटी, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि बिजनेस के बाहर का जो भी एरिया है तुमको पता चले, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तुमको पता हो। ठीक है, उसके बाद ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस मतलब इंसान, बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर जानना जरूरी है। क्यों? ऑडिट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के साथ डील करनी पड़ती है। एम्प्लॉयज सीधे तो रहते नहीं, उनसे तुमको कभी भी काम निकलवाना पड़ता है। मैनेजमेंट सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तुमको डील करना पड़ता है। ठीक है, फिर बाहर के भी लोगों से तुम्हें, तुम्हारे ऑफकोर्स क्लाइंट है, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लाइंट के साथ डील करना पड़ता है। तो बिहेवियर साइंस तो हर जगह आता है, जहाँ इंसान इन्वॉल्व है या तुमको उसके साथ डील कैसे करना हो पता होना चाहिए। सिंपल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस बेसिक बेसिक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैं तुमको 4-6 मार्क का ही है ना, बट बेसिक है तो थोड़ा एक ओवरऑल व्यू देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से क्यों लगता होगा? कैलकुलेशंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, फिर सैम्पलिंग करते हो तुम। सैम्पलिंग मतलब 1000 ट्रांजेक्शन है, 1000 ट्रांजेक्शन नहीं उठा सकते ना चेक करने के लिए, कुछ ही उठाते हो, बट वो भी कुछ रैंडम टेबल्स और उसके हिसाब से उठाते हो, या पहले 10 उठाए या बीच के 10 उठाए, तो वो सब कुछ स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद क्या है? ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है, अकाउंटिंग डेटा कैसे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटराइज नॉलेज में होना चाहिए सब कुछ। अभी कंप्यूटराइज है, सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड चलता है, तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज, जैसे सैप वगैरह यूज होता है तो उसका नॉलेज, या टैली यूज होता है उसका नॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस। अभी तुम एफएम वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ये सब आएगा, रेशियो एनालिसिस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये किसके लिए यूज होता है? ऑडिट में ये जो रेशियोज है ये तुम्हें मोटा मोटा बताते हैं कि क्या गड़बड़ है। कैसे बताते हैं? पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि अगर पिछले साल 10% जीपी था तो इस साल भी 10% है, या 10-12%, 8% ठीक है, पिछले बार 10% आज 20% है या 30%, कैसे इतनी गैप आई? तुम्हें वहां पे एक क्लू देता है, कुछ ना कुछ मेजर हुआ जो तुमको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद लास्ट इज ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग, बाय प्रोडक्ट, फैक्ट्री, क्या कैसे कॉस्ट निकलती है। ठीक है, सिंपल है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो भी चलता। एक ओवरऑल समझ में आ गया किस किसका क्या क्या कनेक्शन होता है। अपने लैंग्वेज में लिखा तो भी चलता है, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है ना, मेन चीज ऑडिट क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, किस पर्पज से ऑडिट किया जाता है? ऊपर क्या पढ़ा हमने? क्यों? और सबसे पहला डेफिनेशन क्या पढ़े? ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है? 3 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ओपिनियन फॉर्म करते टाइम को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला क्या है? रीजनेबल। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब समझ में आ गया अभी? यही ऐसा ही रिपीट होता है ना, तो तुमको वो वर्ड्स याद रह जाते हैं, समझ में आती है क्या कॉन्सेप्ट से वो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका डिटेल लिखा है, देखो। रीजनेबल एश्योरेंस किस बात का? अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है एज अ होल। ठीक है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? अभी मटेरियल का भी अलग तुम्हें पूरा पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट कि मटेरियलिटी कैसे निकालते हैं। मटेरियल मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? इस केस में इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होगा? हाँ, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है कि इसकी वजह से जो यूजर्स मतलब जो इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स, उनका डिसीजन अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे अगर प्रॉफिट 10 लाख का है, मेरे को नहीं इन्वेस्ट करना, पर वही प्रॉफिट 50 लाख का हो गया तो मैं इन्वेस्ट करूंगी। ठीक है, तो जो भी मटेरियल सपोज असेट है या लाइबिलिटी है, उसकी वजह से अगर मेरा 10 लाख का प्रॉफिट 50 लाख पे पहुंच रहा है, तो दैट लाइबिलिटी इज मटेरियल फॉर मी, उसे चेक करना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
और उस लाइबिलिटी में अगर गड़बड़ है तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल मिस्टेक, कि जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस जो भी इन्वेस्टर है उनका डिसीजन चेंज हुआ। लिखना है तो लिख सकते हैं बाजू में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हारे नहीं है, इस बात का तुम उसको रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो। ये तुम्हारा पहला ऑप्शन है। दूसरा, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्ट मतलब लिख के दे रहे हो, ओपिनियन फॉर्म करना मतलब वही लिख के दे कि भाई ये सपोज मैंने बोला असेट में गड़बड़ है, बाकी सब कुछ ठीक है, असेट में क्या क्या गड़बड़। रिपोर्ट करना मतलब लिख के देना कि मैंने क्या चेक किया, मेरा कंक्लूजन क्या है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड लास्ट इज कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसेज इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। कम्युनिकेट का मतलब क्या, बना के रख देना है क्या अपने पास, इसको देना है मैनेजमेंट को या शेयर होल्डर्स, जिसके लिए भी तुम एड्रेसेबल, जो भी जिसके ऊपर जिसको बताने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें बताई हुई है, स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, क्लियर। तीन चीजें क्या हुई, रीजनेबल एश्योरेंस, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट करना है और वो रिपोर्ट कम्युनिकेट करना है, सिंपल। क्लियर, चलो अब ये रीजनेबल अश्योरेंस कैसे आएगा, इसका यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि अगर ये चीजें होती है तो हम समझेंगे कि तुम्हारा अकाउंट काफी हद तक सही है। कैसे समझेंगे, अकाउंटिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है बताए ना, कैसे बनती है, सबसे पहले क्या होती है, नहीं कंपोनेंट नहीं पूछ रही, बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट हम कैसे पहुंचते हैं, सबसे पहले एंट्री होती है। ठीक है, फिर एंट्री में जो भी अकाउंट जो भी हेड्स रहते हैं उसके हम क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बनती है। ये प्रोसीजर पता है। ठीक है, अब एंट्री गलत है या फिर तुमने उसको उस सही अकाउंट्स को लेजर में नहीं बनाया तो बाद में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट सही से बनेगी क्या। तो जैसे जैसे एंट्री है उसी हिसाब से तुम्हारे लेजर्स बनने चाहिए, वही कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए। दैट इज स्टेप 1। क्या लिखा है, अकाउंट्स हैज बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि तुमको एंट्री तो दिख रही है रामलाल के नाम की, पर ना उसका लेजर है ना बैलेंस शीट में उसका कुछ भी अस्तित्व है, तो तुम बोलोगे क्या रिलायबल है, एश्योरेंस दे पाओगे क्या, नहीं। जितनी एंट्रीज है उतने लेजर बने, उतना ट्रायल बैलेंस में गया, उतनी बैलेंस, उतनी से अकाउंट की बैलेंस शीट बने, तुम क्या बोलोगे कि नहीं जैसी एंट्री है वैसी बैलेंस शीट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, entries in the books of accounts are adequately supported by sufficient and appropriate evidence। हर एंट्री का इनवॉइस होना चाहिए, हर एंट्री का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रेंट डाल रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, डेप्रिसिएशन लिख रहे हो तो उसका प्रॉपर कैलकुलेशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोई भी सेल्स की एंट्री कर रहे हो, परचेज की एंट्री कर रहे हो, एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हो, उसका इनवॉइस, उसका वाउचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नो एंट्री ओमिटेड, मतलब ऑफ कोर्स कोई भी एंट्री ओमिट नहीं है, पहले पॉइंट से ये रिलेटेड, जो भी एंट्री है उसके हिसाब से बुक्स बननी चाहिए, मतलब जो भी बैलेंस शीट बननी चाहिए, लेजर्स बननी चाहिए, और उसमें कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। ओमिट हुई तो तुम रीजनेबल अश्योरेंस दे पाओगे क्या, हाँ वही है ना, ओमिट नहीं होनी चाहिए। अभी वो अलग वे से समझ में आ सकता है। एक तो तुम्हारे पास सीरियल, तुम्हारी जो बुक रहती है इनवॉइसेस वो सीरियल वाइज रहते हैं, कोई भी एक मिसिंग है, ठीक है, तो उससे तुम्हें समझ में आ सकता है कि यहाँ मिसिंग है तो यहाँ की एंट्री कहाँ है, हाँ वाउचर नंबर से पता चल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट जब तुम चेक कर रहे हो उसमें तुम्हें सब रेंट की या एक्सपेंस की एंट्रीज दिख रही है, बट उसकी रेसिप्रोकल एंट्री तुम्हारे बुक्स में नहीं दिख रही। बैंक जब तुम चेक कर रहे हो तुम्हारा बैंक मिसमैच हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम एंट्री जो भी ओमिट एंट्री होती है वो हम लोग फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन इज क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है? अनएम्बिग्यूअस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने एक्सपेंसेस किए सारे मिसलेनियस में डाल दिए। बैलेंस शीट दिख रहे हैं तो बैलेंस शीट में सिर्फ मिसलेनियस का हेड ही दिख रहा है, जबकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है, उसमें कार एक्सपेंसेस भी है, उसमें रिपेयर्स भी है, उसमें सैलरी भी है, सब कुछ है। हर एक का हेड अलग बनाओ ना, पता तो चले किसमें क्या खर्चा हो रहा है। पता चला तुमने सब कुछ मिसलेनियस में डाल दिया और जबरदस्ती का खर्चा जोड़ दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, समझ में ही नहीं आएगा ना। बट अगर यही तुम्हें सैलरी अलग से लिखी, इलेक्ट्रिसिटी अलग से लिखी, पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी 10 लाख थी या 2 लाख थी सब, और इस लाख 4 लाख हो गई, क्यों 4 लाख हो गई, इसका रीजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट सब कुछ मिसलेनियस में डाल दिया, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ तुमने एक ही हेड में डाल दिया। ठीक है, तो उस केस में हम इसको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। तुमने सही से हर एक को अलग अलग से डिवाइड किया है, हर एक कैटेगरी, हर एक असेट को, लाइबिलिटी को, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ मोटा मोटा ये सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिस्क्लोजर एज पर केस। केस में डिस्क्लोजर नीचे लिखे हुए थे ना कि अगर तुम वो बोरोइंग कॉस्ट के केस में लिखा है कि कितना तुमने बोरो किया, कॉस्ट बोरो कितना तुमने कन्वर्ट किया, कैपिटलाइज किया, कितना भी कैपिटलाइज करना बाकी, सब लास्ट में सबके केस के डिस्क्लोजर लिखे हुए थे। कोई डिस्क्लोजर तुमने क्या लिखे है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। नहीं लिखे है तो तुमको लिखना है, नहीं लिख रहे हो तो तुमको रिपोर्ट करना है कि तुमने ये डिस्क्लोजर्स नहीं लिखे। ठीक है, एंड लास्ट क्या है? ट्रू एंड फेयर। The statement of accounts present a true and fair picture of operational results and asset and liability। मतलब जितना है, जैसा है वैसा ही सामने दिख रहा है या नहीं, ये तुम खुद चेक करोगे तभी तुम रीजनेबल एश्योरेंस दो। ऐसा नहीं कि फेक बिल बनाए और प्रॉफिट जबरदस्ती का हाइड कर दे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स क्या है, ऊपर देखो क्या लिखा है। टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। मतलब अगर ये सब चीजें सही है तो तुम्हारी बैलेंस शीट सही है, ये तुम्हारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है। क्या क्या सही है कि जैसे तुम्हारे एंट्रीज है वैसे अकाउंट्स है। ठीक है, हर एंट्री के लिए डॉक्यूमेंट है, उसके बाद कोई भी एंट्री ओमिट नहीं की है। ठीक है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन है तुमने हर कैटेगरी में अलग से दिखाई हुई है। ठीक है, उसके बाद जैसे रूल्स बोल रहे हैं तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, उस हिसाब से तुमने सारी चीजें डिस्क्लोज की है। ठीक है, और कोई भी अनफेयर पिक्चर नहीं दिखाई, जितना प्रॉफिट है उतना ही। ठीक है, तो अगर ये सब हाँ इसमें मटेरियल मिस्टेक, अगर ये सब चीजें तुम फॉलो हुआ है तो किसी मतलब ये इसमें भी मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम है, तुम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो। ठीक है, क्लियर? स्कोप पढ़ते हैं, दोनों हो जाएंगे। फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो करो, एक बार रिवाइज करो। ठीक है, प्रॉपर है, एंड में वापस रिवाइज कर लेना। हम एवरी टाइम जाते टाइम और जाने से पहले, लाने के बाद एक बार रिवाइज करना। क्या बार बार तुम्हारे आंखों के सामने से जाएंगे और उनको इजी सब्जेक्ट और फैमिलियर होते जाएगा। ठीक है, याद ही हो जाएगा। अच्छा है ना? अच्छा ठीक है, अभी ये मैं 2 पढ़ा रही हूँ। कल 3 चीजें पढ़ के आना। अभी जो स्कोप में पढ़ा रही हूँ, व्हाट इंक्लूड्स एंड व्हाट नॉट इंक्लूड, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ के आना, कल में क्वेश्चन। चल, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या हुआ? स्कोप का मतलब क्या होता है? तुम्हें क्या करना है, हाँ पहले क्या चीज उसमें आती है, क्या तुम्हें करना है ऑडिट, या करना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला क्या है? The audit should be organized to cover adequately all aspects of the enterprise relevant to the financial statement being audited। सबसे पहला तुम्हारा क्या काम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी हेड्स है वो तुम्हें चेक करना। तुम्हारे इसमें सारे हेड्स इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने मिसमैनेजमेंट किया या प्लानिंग ऐसी की सब सिर्फ असेट और लायबिलिटी और प्रॉफिट को, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है वो तुम छोड़ दे। ऐसे बड़े बड़े जो भी मोटे मोटे तुम्हें अमाउंट दिख रहे उतना चेक किया, बाकी सब छोड़ दिया। नहीं, कोशिश तुम्हें यही करना है। सबसे बड़ा स्कोप मतलब क्या?
कि ऑडिट में सबसे पहली चीज ये आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एक चीज तुमको चेक करना है, ऑल एस्पेक्ट शुड बी कवर, मतलब एक भी हेड तुम्हें छोड़ना नहीं, ठीक है। दूसरा, source data should be reliable. Auditor should be reasonably satisfied that information contained in the underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient basis for preparation of financial statement. Auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting system and internal controls and by carrying out appropriate tests, inquiries and procedures. मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि कोई भी किसी भी चीज पे विश्वास करने से पहले वो कहाँ से आया है ये तुमको डिसाइड करना है। मतलब आज तुम मेरे पास ट्यूशन के लिए है, ठीक है, बट तुमने मेरा पूरा बैकग्राउंड देखा कि मैं सीए हूँ, मैं किसको पढ़ाती हूँ, मैंने कैसे पढ़ाया, एक ट्रस्ट बेसिस पे तुम यहाँ पे तभी आए ना, ठीक है। इसी तरह कंपनी में जब हम जाते हैं ऑडिट पे और डेटा पे रिलाई करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री बैलेंस शीट पे रिलाई करते हैं, बट वो बैलेंस शीट बनाने का तरीका ही गलत होगा तो हमने कितना भी चेक किया तो वो सही होने वाला है क्या? नहीं। तो इस सोर्स मतलब रूट कैसे वो अभी तुम कैसे चेक करोगे? जैसे मैंने तुमको बोला, हमने ट्रक का एग्जांपल लिया, फिर ट्रक अंदर आई, फिर डॉक्यूमेंट बनाया, अंदर सुपरवाइजर ने साइन किया, तुम वहाँ पे खड़े रह के तुम्हें पहले पूरी सिस्टम देखनी पड़ती है कि सही में जो उनकी मैनुअल आती है मैनेजमेंट की कि हमारा ये प्रोसीजर है, इस तरह से हमारा माल अंदर आता है, या इस तरह से हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है, या अगर तुम्हें कोई भी असेट हमें परचेज करनी है तो पहले उसकी डिमांड आती है, फिर मैनेजमेंट के पास वो अप्रूवल के लिए जाता है। तो दीज आर द प्रोसेस, कंपनी की एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है कि कोई भी चीज करनी है, असेट परचेज करनी है या माल परचेज करना है, तो कौन सा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, किस किस डिपार्टमेंट की तरफ वो जाता है, तो तुम्हें वहाँ पे खड़े होकर पहले चेक करना पड़ता है कि सही में ये डिपार्टमेंट से ये डॉक्यूमेंट घुमा है कि नहीं। अगर तुमने परचेज के थ्रू एंट्री की है, परचेज इनवॉइस के थ्रू तुमने एंट्री की है, ठीक है, तो वो कहाँ से घूम के आएगा। अगर तुमने पेमेंट की एंट्री की है तो अकाउंट्स में क्या डॉक्यूमेंट गया है, मैनेजमेंट की उसमें साइन है कि नहीं, उनका अप्रूवल है कि नहीं, ठीक है, या फिर परचेज कौन से परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हुआ है, पहले तुम्हें प्रोसीजर चेक करनी पड़ती है, उसके बाद तुम डेटा चेक करते हो। अगर कोई एक एंट्री हुई, परचेज की एंट्री हुई या फिर पेमेंट की एंट्री हुई, पेमेंट की एंट्री कैसे होती है, वो किस तरीके से जाती है। अगर तुमने असेट खरीदा, ठीक है, या फिर तुम्हें कोई माल खरीदना है सपोज, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो गोडाउन है, माल कहाँ रहता है, पहले गोडाउन में रहता है, गोडाउन में माल खत्म हुआ है और चाहिए, अब चाहिए किसको है, सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रॉ मटेरियल चाहिए तुम्हें, तो बोलेगा कौन सबसे पहले, जो फैक्ट्री का यूनिट है वो बोलेगा ना, क्योंकि उसको पता है रॉ मटेरियल खत्म हो गया, वो किसको बोलेगा, वो बोलेगा गोडाउन में, सबसे पहले देखेंगे गोडाउन में माल है कि नहीं, पहले उसको पूछेंगे, बोलेगा गोडाउन में माल नहीं है, ठीक है, तो उसकी भी रिसिप्ट कि नहीं गोडाउन में माल नहीं है ये दिन पे, क्या उसका वाउचर या जो भी उनका डॉक्यूमेंट बनता होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलेंगे, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएंगे कि यार हमको ये रॉ मटेरियल चाहिए, आप हमको खरीद के दो, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा कि सारा जो भी वेंडर्स है उनसे पूछेगा कि ये माल अवेलेबल है कि नहीं, तो किसके पास सस्ते में माल अवेलेबल है, उसके सारे कोटेशंस लेगा, ठीक है, और उसके बाद मैनेजमेंट की परमिशन देगा कि ये इतना माल नहीं है, हमको चाहिए। ये सब कुछ प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऐसा नहीं हवेबाजी नहीं चलती कि मैंने तुझे बोला फिर तूने उसको बोल दिया, हवे में नहीं चलता। जो भी ये ऑथराइज करता है कि ये माल चाहिए, उसका साइन, फिर ये इतने सारे कोटेशंस थे, इसमें ये इतना कम प्राइस था, ये हमने सिलेक्ट किया, जिसने सिलेक्ट किया जो मेन हेड होगा उसकी साइन, ये सारी प्रोसीजर्स चलती और ये सारी प्रोसीजर ऑडिटर को चेक करनी पड़ती कि सही से वो असेट या वो माल खरीदा गया है कि नहीं, तभी तो वो इनवॉइस सही से आएगा ना। नहीं तो मैंने बोल दिया कि बस माल खरीदना है, तुम कहीं से भी अपने भैया से खरीद के लाए जो सबसे हाई प्राइस में दे रहा है, मैनेजमेंट को पता भी नहीं, पेमेंट होती जा रही है, किसी की साइन नहीं है, कोई ऑथोराइज नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी माल आते जा रहा है, जरूरत भी नहीं फिर भी माल आते जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर नहीं हो, अगर ये प्रोसीजर में फ्लॉ है और इससे तुम्हारा परचेस इनवॉइस आया तो वो तो फेक ही आएगा, ठीक है, वो तो गलत ही आएगा, और उसकी एंट्री होगी, उससे बैलेंस शीट बनाएंगे, सब कुछ होगा। बोलने का मतलब क्या है कि रूट कॉज तुम्हें पहले चेक करना है, वही बोला है उसमें कि स्कोप में तो तुम्हारी एंट्रीज वगैरह तुम्हें सब कुछ बैलेंस शीट के हर एक आइटम चेक करने ही है, बट वो एंट्री सही से हुई है कि नहीं, उसका सोर्स सही से है कि नहीं, वो एंट्री क्या बोलते हैं जेन्युइन है कि नहीं, वहां से तुम्हें चेक करना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद उसके लिए वही उसने बोला है, क्या बोला है,
अकाउंटिंग सिस्टम चेक करो और इंटरनल कंट्रोल चेक करो कि वो जो भी एंट्री मार रहा है परचेज की वो ऐसा तो नहीं कैपिटल रिसीप्ट में डाल रहा है, वो सही से रेवेन्यू कैपिटल में कैटेगराइज कर रहा है कि नहीं, एंट्री क्या मार रहा है, पता चला परचेज टू क्रेडिटर जबरदस्ती मार रहा है जबकि कैश में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो एंट्रीज भी तुम्हें चेक करनी है, बैलेंस शीट को फाइनल करने से पहले बहुत कुछ चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड. In forming his opinion, auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement, subject to statutory requirement where applicable. Auditor determines whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement. कैसे देखते हैं? By comparing the financial statement with underlying accounting records and other source data. The दूसरा, considering the judgment that management has made. And तीसरा, the auditor assess selection and consistent application of accounting policy. तो उसने क्या बोला है, लास्ट क्या बोला है, सब कुछ देख लिया, बैलेंस शीट बन गई, अब जो भी यूजर्स को जानना जरूरी है, ठीक है, या फिर जो भी तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है उस हिसाब से तुमने चीजें डिस्क्लोज की है, वो लास्ट चीज होती है, ताकि सामने वाले, जैसे अभी तुम्हारा कोई केस चल रहा है उसमें हारने जीतने के चांसेस है वो तुमको मेंशन करने चाहिए, ठीक है, या फिर कोई और क्या, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो वो तुम्हें मेंशन करना पड़ता है कि पहले हम कोई जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे थे, अब हम ये अकाउंटिंग पॉलिसी में ये डिस्क्लोजर देते हैं ना हम लोग कि अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं तो उसको हमें डिस्क्लोज करना है, ये सारी डिस्क्लोजर्स है, ये भी तुम्हारे ऑडिट के स्कोप में है, ठीक है, 3 सिंपल चीजें, सारी एंट्रीज चेक करनी है, सारा जो भी सारी हेडिंग्स चेक, हाँ, फिर उसका सोर्स चेक करना है और तीसरा उसका डिस्क्लोजर, 3 चीजें तुम्हें स्कोप में, सोर्स है उसका डिस्क्लोजर नहीं, देख सुन, ये अपनी स्पेसिफिक चीजें रूल्स में दी है उस चीज का, देख यहाँ पे अपनी ये कंपनी है, ठीक है, ये क्या करती है, अकाउंटिंग एंट्रीज करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है, तो हमें ये तो चेक करना ही है हर एक हेड, ठीक है, इसके पहले क्या होता है, वो कैसे बनती है, सोर्स, ठीक है, और उसके बाद इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो इसको जानना जरूरी है, कौन देखता है बैलेंस शीट, स्टेक, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स के लिए जो भी जानना जरूरी है वो सामने वाले को कन्वे की है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब ही डिस्क्लोजर, ठीक है, वो डिस्क्लोजर हमें स्टैट्यूटरी, मतलब कंपनी होगी तो कंपनीज एक्ट में भी बोलते हैं कि तुम दिखाओ, एएस में भी बोलते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से सारे डिस्क्लोजर, सिंपल, क्लास पढ़ लेते फिर रिवाइज करते। अब ऊपर क्या हो गया, क्या आता है इसमें, क्या हो गया, क्या नहीं आता, ठीक है, क्या नहीं आता है, it is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence. इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, मशीनरी कितनी एब्सोल्यूट हुई है तुम चेक नहीं कर सकते, यू आर नॉट इंजीनियर, यू आर नॉट मशीनरी एक्सपर्ट, ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट का मतलब क्या है, तुम हर एरिया के इंडेप्थ में तुम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, हाँ, मतलब मैनेजमेंट ने क्या कैलकुलेशन किया है, तुम्हारी क्या मशीनरी है, जनरली वो मशीनरी की कितनी टाइम होता है, 10 साल 20 साल, ठीक है, आइडिया होता है कि तुम 10 कंपनीज का ऑडिट कर रहे हो, 10 कंपनी वो मशीनरी यूज करती है, जनरल आइडिया होता है, ठीक है, तो एक रीजनेबलनेस से तुम चेक कर सकते हो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट, ये नहीं चेक कर सकते हो कि उसकी 10 साल लाइफ है कि 20 साल लाइफ है और कितना वो एब्सोल्यूट हो चुका है, दैट इज अ एक्सपर्ट चीज जो मशीनरी बनाने वाला चेक करेगा, तुम्हारा काम नहीं, ठीक है, वो तुम्हारे स्कोप में नहीं आता, डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालना तुम्हारे स्कोप में आता है, बट वो मशीन कितनी नीचे, मतलब उसकी वैल्यू क्या बोलते हैं उसको, वो कितनी खराब है या सही है या कितने टाइम और चलेगी, ये सब तुम्हारा काम है, ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया, क्या काम है और क्या काम नहीं है, इसलिए मैंने मशीनरी का एग्जाम्पल दिया क्योंकि उसमें
दोनों चीजें आती हैं। एक में तुम्हारा काम है भी, उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, मशीन की वैल्यू क्या है, वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके इनवॉइस से कितने में खरीदा, वो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट करता है, उसका तुम्हारा काम है। डेप्रिसिएशन तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट करता है, वो तुम्हारे स्कोप में आएगा। बट मशीनरी कितनी एब्सोल्यूट है, वो तुम्हारे स्कोप में, वो एक्सपर्ट का काम है, मशीनरी बनाने वाले का, तुम्हारा काम है। ठीक है। उसके बाद ये और एक उसने एग्जाम्पल लिखा है, genuineness of document cannot be authenticated by him because he is not an expert in this field। अब वो डॉक्यूमेंट कितना सही है, वो तुम्हें इनवॉइस देख लिया, सब नाम देख लिया सामने वाले का, हाँ ये सप्लायर अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, उससे खरीदा, उससे भी कांटेक्ट कर लिया कि हाँ तुमने माल बेचा, वो सब कुछ। उसके बाद उसने फेक बिल दिया, तो तुम इतना इन डेप्थ चीजों पे नहीं जा सकते। ठीक है। एंड सेकेंड वही ऊपर का वाला पॉइंट रिपीटेड, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, वही ऊपर वाला पॉइंट सेम, तुम इन डेप्थ नहीं जाते। सिंपल, बस कल परसों खत्म हो जाएगा चैप्टर, छोटा सा ही चैप्टर। चलो एक बार रिवाइज कर लेते ऊपर से, बहुत कुछ पढ़ लिया है तुमने। चलो लिमिटेशंस क्या थे, पहले आप पढ़ते हो फिर आपको याद आता है, इसको दूसरे दिन फटाफट फटाफट बताता। चलो ठीक है, एक बार अपन और पढ़ने के बाद समझ में आता है ना, चलो नहीं रिवाइज करें। लिमिटेशन में क्या है, सबसे पहले लिमिटेशंस किस बात के, कि ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तुम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। पहला लिमिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन। इसमें अपन ने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिया कि उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, जस्ट एन जजमेंट, या क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज इंटेंशनली अनइंटेंशनली तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे या ना दे, ठीक है, नहीं दी तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। उसके बाद इनइफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, जो भी ऑडिट प्रोसीजर है वो अगर सही से फॉलो नहीं हुई तो वो तुम्हारा जजमेंट या तुम्हारा जो भी ओपिनियन है वो उसको गलत साबित कर सकती है। ठीक है। उसके बाद लिमिटेड पावर, मतलब ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, कोई लीगल पावर नहीं होती। ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट, जब भी तुम कोई भी डेटा निकाल रहे हो उसका रिलेवेंस और उसका कॉस्ट, उसको जितना भी ऑब्टेन करने का कॉस्ट है उसको तुम्हें ध्यान में रख के निकालना पड़ता है। ठीक है। और अदर मैटर्स, मतलब आज के इसके ऊपर अपन ओपिनियन दे रहे हैं, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में नहीं पता, बिजनेस बंद पड़ गया तो उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन है, अकाउंटिंग ही हम चेक करते हैं, तो अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। फिर लॉ का नॉलेज होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम उसका टैक्स चेक करते हैं, उसका लेबर लॉ, अगर उससे कोई पेनल्टी आ रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट होता है, इसलिए लॉ का नॉलेज होना जरूरी है। तीसरा इकोनॉमिक्स, बिजनेस के बाहर की चीजें, एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें पता होना जरूरी है, इससे इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, मतलब क्या, जहाँ लोग इन्वॉल्व है उसका डील कैसे करना हो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, सब कुछ आना चाहिए। ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटराइज नॉलेज, वर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, ये सब तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, इसका नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट इज ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, फिर बाय प्रोडक्ट, ये सब तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव है, रीजनेबल एश्योरेंस, रिपोर्ट और कम्युनिकेशन। ठीक है। फिर उसके बाद कौन से स्टेप फॉलो होने के बाद वो मिसलीड नहीं करेंगे या मिसस्टेटमेंट नहीं होगा बैलेंस शीट में। सबसे पहला है, ये पॉइंट समझा ना, वो पॉइंट समझे, वो पॉइंट किसके बारे में वो समझा, अगर ये सब स्टेप सही है तो मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस नहीं है। ठीक है। पहला क्या है कि जैसे तुम्हारी एंट्रीज है उस हिसाब से तुम्हारे लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बननी चाहिए। ठीक है। दूसरा, हर एंट्री का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, एविडेंस होना चाहिए। तीसरा, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। चौथा, जो भी इंफॉर्मेशन लिखो वो क्लियरली लिखना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ मिसलेनियस में डाल दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे उसके हिसाब से तुम्हारा डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है।
और लास्ट जो भी तुम प्रॉफिट या जो भी निकाल रहे हो वो जैसा है वैसा, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेटेड दिखा रहे हो, ठीक है। अगर ये सब चीजें हैं तो मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस, ठीक है। उसके बाद स्कोप, स्कोप में क्या आता है, सबसे पहले सारे हेड्स तुम्हारे इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, उस हेड्स के लिए जो भी सोर्स है, जिस तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स है, जिसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स। इन दोनों की तुम्हें स्टडी करना है, इसको ऑडिटर को, ठीक है। 2 पॉइंट। इंटरनल कंट्रोल मतलब वही जो भी मैंने जो प्रोसीजर बताई, जो इंटरनल प्रोसीजर्स होती है जो हर पॉइंट पे चेक रखती है, जैसे सुपरवाइजर का बताया मैंने तुझे, या ट्रक वाले का जो गेट पे रजिस्टर करेंगे, ये सब क्या चेक पॉइंट्स है, ताकि वो माल जितना मंगाया था बराबर आया कि नहीं, उतना ही अनलोड हुआ कि नहीं, ये सारी प्रोसीजर्स कंपनी बैठा के रखती है, क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट नहीं खड़ी हो सकती ना कि आया कि नहीं, जो भी है वो नीचे वाले लोगों पे डिपेंड करता है। तो वो नीचे वाले लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उनको बताना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे करना है तुमको, तभी वो परफॉर्म करेंगे, अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोसीजर्स है उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो भी काम है वो स्मूथली और उसमें कोई फ्रॉड ना हो या गड़बड़, ठीक है। और लास्ट क्या है, जो भी डिस्क्लोजर एएस में दिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिए है, उस हिसाब से तुमको वो वहाँ पे सारे डिस्क्लोजर्स मेंशन करना, अगर वो है, ये सब तुम्हारे स्कोप में आता है, तुम्हें चेक करना है, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री, सोर्स और डिस्क्लोजर, सिंपल। और क्या नहीं आता, किसी भी चीज का इन डेप्थ जाना तुम्हारे स्कोप में, ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत है, ठीक है। और सेकेंड, तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं, तुम ऑडिट, ठीक है, लीगल पावर्स नहीं है तुम्हारे, ठीक है। कल क्या पढ़ के आओगे, स्कोप में क्या आता क्या नहीं आता, और एडवांटेजेस और लिमिटेशन।